हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम लवर्स पर और मैं हूं राजन महाजन। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू जो कि आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित होंगे और ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी जो लेखपाल भर्ती 2022 है उसकी 1000 टॉप एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे और उस बायोलॉजी के पोर्शन में आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज और उनके शरीर से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा, क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं, उनमें से ब्लड, यहाँ पर आप देख पा रहे हो रक्त लिखा है, शुद्ध हिंदी में ब्लड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ब्लड आपका एक प्रकार से तरल संयोजी ऊतक है, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। संयोजी ऊतक होता है आपका ब्लड। हमारे शरीर में बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, उनमें से तरल संयोजी ऊतक के रूप में आपका ब्लड पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? आपके शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, छोटी बड़ी और साथ ही साथ और भी विभिन्न प्रकार की। उनमें से सबसे छोटी हड्डी जिसकी होती है उसको बोलते हैं स्टेपी। ऑप्शन स्टेपीज, ये कान के पास होती है। आप अपने कान देखिए, वहाँ पर बहुत छोटी हड्डी होती है और ये काफ़ी मुलायम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन थर्ड, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। अभी हमने बात की छोटी हड्डी की, अब आपका नेक्स्ट है लंबी हड्डी। यानी सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? हड्डी बेसिकली आपकी जो कैल्शियम और साथ ही साथ उसके अंदर भरी हुई बहुत सारे लिक्विड से बनती है। हड्डी आप याद रखिएगा बहुत मजबूत शरीर का एक ढांचा तैयार करने में काम करती है। सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। याद रखिएगा, फीमर हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। एग्जाम में पूछा गया है, ये आपकी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर? जांघ में। जैसे स्टिपीज आपके कान में पाई जाती है, ऐसे फीमर आपकी जांघ पर पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 4, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके जो दांत हैं और हड्डियां हैं, है ना, तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो तत्व पाया जाता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। याद रखिएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो आपके दांत और हड्डियों में। साथ ही साथ आप जानते चलें, आपके जो दांत होते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा दांत, जो दांत होते हैं, दांत की सबसे कठोर जो लेयर होती है उसको एनेमल बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है एनेमल। और ऐसी लेयर होती है जो जितने भी पीएच मान ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम की चीज़ें खाएंगे, लेकिन वो हमारे दांत की किसी प्रकार की क्षति होने नहीं देगा, इसी को बोलते हैं एनेमल। और ये आपके दांत में पाया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और इन एंजाइमों की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है इसको हम लोग समझेंगे। 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन होगा सही। ये जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए प्रेरक है। हमारे शरीर में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं और रिएक्शन के लिए एक कैटालिस्ट का काम करता है एंजाइम। आपने सुना होगा कि हमारे इस प्रकार की ग्रंथि से ऐसा एंजाइम स्रावित होता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? एंजाइम के जैव रासायनिक क्रिया के लिए प्रेरक होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपका 6, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार बेसिकली आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता होगा। थोड़ा सा किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ जो खाने की है उसका नाम लेंगे तो आपका नाम क्या आ जाएगा? लार का, है ना। मुंह में तुरंत आपका लार, यदि आप पढ़ रहे होंगे मैंने लार का नाम लिया तो आपके जो मुंह के अंदर है लार की मात्रा में वृद्धि हुई होगी, है ना। और ये कौन सा एंजाइम होता है लार में, आप जरूर याद रखिएगा। बहुत बेसिकली प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लार में आपके टॉयलेन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। टॉयलेन एंजाइम आपके लार में पाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जरूर आती होंगी कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं
जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन पेट के अंदर जाके वो क्या होती है, पच जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। कारण क्या है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कहते हैं ना कि यार हम लोहा भी खा लें तो गला देंगे। कारण है कि बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम निकलते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं, वो वहाँ पर जाके क्रिया करते हैं और उसको एक नॉर्मल वे दे देते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण दूसरा है, आप देखेंगे उस शरीर की लेयर के अंदर हम लोग बहुत गर्म चाय पीते हैं, लेकिन जैसे मुंह के अंदर अंदर जाती है तो उसका क्या होता है, तापमान एकदम डाउन हो जाता है। ऐसा होता तो हमारे मुंह के अंदर की जो बहुत सारी हम लोग आंत हैं, आंत में गर्म जाता तो आंत जल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्यों होता है, क्योंकि आमाशय की जो दीवारें होती हैं श्लेष्म में द्वारा इनकी सुरक्षा करते हैं। इनके अंदर एक बहुत अच्छा लिक्विड होता है, जो किसी भी प्रकार की चीज़ आप खाएंगे वो आपकी आंत की सुरक्षा करेगा। अब ये ना कहें आप कि आप सर हम जहर ही खा लें तो क्या होगा, वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो अपवाद है ना। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन 8, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया है, उस पाचन क्रिया में आपके जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। और बॉडी में आवश्यक 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जो हमारा शरीर बनाता है। अमीनो अम्ल बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है, NH2 समूह होता है, अमीनो समूह, इसी से बने होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किसने किया था, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। याद रखिएगा, बॉडी हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बॉडी में, वो आपका ब्लड है। और ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होगा, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, इसका अध्ययन लैंड स्टीनर द्वारा सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। 10वां प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूं, और इस प्रश्न का आंसर मैं वीडियो के अंत में आप सबको दूंगा। 10वां जो प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसका आप गैस करिएगा। वैसे तो एक साधारण मनुष्य में 206 होती हैं, लेकिन नवजात शिशु जिसका जन्म हुआ है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पेसमेकर का संबंध किससे है। आपने एक शब्द सुना होगा, इस समय बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो हार्ट के अंदर आ रही है। हार्ट और साथ ही साथ लंग्स, ब्रेन, ये 2-3 ऐसी समस्या हैं जो बॉडी में आजकल सब लोगों के लिए, खासकर युवा लोग जो वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, ज़्यादातर इनको बहुत सारी ऐसी समस्याएं आने लगी। वैसे तो पहले कम होता था, लेकिन अब, इसलिए ये जो शब्द है पेसमेकर, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, पेस मेकर, पेस का यानी प्रेशर, प्रेशर से लिया गया है, और मेकर यानी बनाना। बॉडी के अंदर आपके जो हार्ट है उसका जो प्रेशर है बम्प करने का ब्लड को, वो कम हो जाता है, इसलिए बॉडी के अंदर पेस मेकर के माध्यम से दिल की धड़कन को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। रुधिर दबाव मापक यंत्र, आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रेशर कितना है, ब्लड कितने तेज से चल रहा है, उसको मापने का यंत्र है, उसको क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। याद रखिएगा, जब भी आपने कभी सुना होगा कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर का ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ब्रेन से संबंधित है। ईसीजी होता है, ईसीजी आपके कार्डियो, हृदय से है। स्टेथोस्कोप आपके जो आला बोलते हैं, जिसको इस हृदय की धड़कन को सुना जाता है। आर्म बैंड आप जानते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। 13वां प्रश्न, लबडब लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि हम लोग कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अपच भोजन हो जाता है, तो पेट के अंदर से कुछ वाइस आती है ना। लेकिन वो पेट के अंदर से वाइस आती हैं, उसको आप लोग सीधे दिमाग में सेट कर लेंगे कि आंसर इसका क्या होगा, आपका उदर होगा, पेट होगा। लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। लबडब लबडब की जो आवाज़ होती है उसको आप याद रखिएगा, वो आपके हृदय में होती है। लब और डब ये क्रिया होती है, लब डब। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस, एनडीए और बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लब डब की आवाज़ हृदय से निकलती है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, आप देखिए, याद रखिए, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, चाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। और एक जो हेल्थफुल व्यक्ति, हेल्दी मनुष्य है, स्वस्थ है एकदम, अपने आप में फिट एंड फाइन है, उसका बीपी कितना होता है, 120
80, याद रखिएगा। 120 80 यानी 120 आपका हाई और 80 यानी लो, है ना। 120 से ऊपर आपका हो जाता तो हाई बीपी कहलाने लगता है और 80 से नीचे चला जाएगा तो लो बीपी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। mmHg होता है, Hg का मतलब पारा से होता है, मिलीमीटर। ये जो आपका उठता है पारा उसी को कहते हैं mmHg। ये स्वस्थ मनुष्य की नापने की एक महत्वपूर्ण जो एक पैमाना है 120 80। 15वां प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। आपने सुना होगा कि ब्लड के अंदर जो हमारे हृदय है वहाँ पर जो रक्त का शोधन सही से नहीं हो पाता है तो उसके माध्यम से एक दूसरी क्रिया कराई जाती ताकि आपके शरीर के अंदर बनने वाले ब्लड में कोई समस्या ना हो। कहते हैं ना किडनी उसकी फेल हो रही है तो उसमें समस्याएं होती हैं, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं डायलिसिस, यानी रक्त का शोधन करना, खून का शुद्धिकरण। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 16वां प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हमारा जो बॉडी है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमो एक प्रकार की क्या होती है, एक रंजक होती है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। हीमो जो ग्लोबिन होता है वो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन किस प्रकार से जाएगी और इसके साथ साथ एक शुद्ध रूप में ऑक्सीजन जाए, इसका काम करता है हीमोग्लोबिन। और इसी की कमी हो जाने के कारण हमारे ब्लड में एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में पीलिया बोलते हैं। आँखें पीली और शरीर का जो बॉडी का कलर है वो भी ऊपर ऊपर स्किन आपकी पीली दिखने लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं एक होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरी होती हैं प्लेटलेट, है ना। तो जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। यदि बात की जाए श्वेत रक्त कणिकाओं की तो उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ऑप्शन ए इसका होगा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस होता है आरबीसी और इसको बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट देखेंगे 18वां प्रश्न, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस यानी आपका जो ब्लड के अंदर बहुत सारा ब्लड बना, ब्लड के अंदर सॉरी बॉडी के अंदर ब्लड बना और ब्लड के अंदर फिर उसका कब्रिस्तान यानी जो रक्त का विभिन्न प्रकार से छानने के बाद जो बचा हुआ होता है वो प्लीहा स्प्लीन में, यानी ये कब्रिस्तान है आरबीसी का। क्योंकि आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है आपका बहुत कम होता है और इसके बाद जब ये बन के आरबीसी टूटती हैं तो वो जाके कब्रिस्तान यानी प्लीहा में आपके जमा हो जाती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन या प्लीहा को बोला जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18वें प्रश्न, रक्त समूह की खोज करता है, आप बताइएगा। जो हमारा रक्त समूह है यानी बॉडी का जो हम लोग देखते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, 4 मोस्टली ग्रुप होते हैं ब्लड के। उन ग्रुपों की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, कार्ल लैंड स्टीनर। याद रखिएगा स्टीनर द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। RH फैक्टर का पता लगाया था, याद रखिएगा RH फैक्टर। बॉडी के अंदर जो रीसस नामक एक बंदर के अंदर ये फैक्टर पाया गया और बंदर लगभग मनुष्य से मिलता जुलता है, इसलिए चेक किया जाता है। आजकल RH फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। RH फैक्टर का सबसे पहले पता लगाया था लैंड स्टीनर और बीनर, इन दोनों ने मिलकर। वैसे तो कभी कभी ऑप्शन में आपका आ जाता है बीनर, तो याद रखिएगा वैसे तो दोनों हैं आपके बीनर और लैंड स्टीनर, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन पे जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो शरीर से लड़ने की क्षमता को प्रदान, मतलब शरीर के अंदर होने वाली किसी चीज़ एंटीबॉडी प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। एंटीजन है ना, तो ये होता है प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाला। ऑप्शन सी प्रतिरक्षा, इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करता है एंटीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ता है और ये सी जो प्रतिरक्षा आपको प्रदान करता है एंटीजन। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है, यानी सबको ग्रहण करने का काम करता है। सर्वदाता और सर्वग्राही आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन होता है। देखिए जो आपका सर्वग्राही है वो आपका क्या है, ए बी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वग्राही यानी सबका ब्लड आपके शरीर में जा सकता है, चाहे ए ग्रुप का हो चाहे बी ग्रुप का, ए बी तो आपका है ही और ओ का भी।
लेकिन यहीं सर्वदाता की बात करें तो सर्व डोनर यानी ओ होगा, है ना। सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। याद रखिएगा, अभी बताया मैंने, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका ये भी होता है। बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, यानी आपका नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। याद रखिएगा, नर्वस न्यूरॉन से बना है, न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे एक मनुष्य के शरीर निर्माण की संरचनात्मक और भौतिक इकाई जो होती है वो होती है आपकी सेल, कोशिका, ऐसे ही आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है आपके शरीर के अंदर, जो बहुत सारे श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्रिया करता है, तो वो किस माध्यम में, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ए इज़ द राइट आंसर। और ये पावर हाउस सेल होता है, जो सेल का पावर हाउस यानी हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी बनाने का काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती। देखिए, एक अंतःस्रावी होती है, एक बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी यानी अंदर अंदर से आपके शरीर के ब्लड के अंदर से बहने वाली जो होगी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसके तीनों नाम है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता, बहुत छोटी होती है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई है, किडनी यानी आपका वृक्क जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ये जो ऑक्सीजन और भी सारी चीज़ें जैसे हमारे हृदय में आदान प्रदान होता है, ऐसे किडनी में जो होता है उत्सर्जन का काम। अब शरीर के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको छन्ने का काम किडनी में किया जाता है, छन्ना लगता है, और उसको एक इकाई जो उसकी काम करती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इसके अध्ययन करने की शाखा किडनी की नेफ्रोनोलॉजी। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक एक इकाई होती है। न्यूरॉन जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र की, है ना, ऐसे ही आपके किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं, मतलब आपको ये बताना है कि हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रंथि का उदाहरण नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि होती है, यकृत एक ग्रंथि होती है, अग्न्याशय एक ग्रंथि होती है, लेकिन जठर क्या होता है, एक रस होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, फिर वही प्रश्न आ गया आपका, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अश्रु ग्रंथि स्रावित करता है। आपने सुना होगा, आपकी आंखों में कोई वैसे घटना हो जाए या फिर आप बहुत ज़्यादा हंसें तो आपकी आंखों से कुछ आंसू निकलने लगते हैं, और उस आंसू को हम लोग जो स्रावित करने की जो हमारी ग्लैंड्स है उसको बोलते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल आंखों से जो आंसू स्रावित होते हैं इसके लिए जिम्मेदार होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आई होप एक प्रश्न में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में छोड़े जा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ है, फिर से आप आंसर करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में इस पर मैं डिस्कस करूँगा। और ये करंट अफेयर्स का एक प्रश्न है, आप याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का रिकॉर्ड निर्यात कितना रहा। याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये पूछे जाने का मेन रीज़न क्या है, हमारा जो इस वर्ष का जो निर्यात है, यानी आयात और निर्यात तो आप अच्छे से जानते हैं, विदेशों से किसी चीज़ को मंगाना आयात है, और अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को विदेश भेजना यानी निर्यात करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 117.8 बिलियन डॉलर का भारत का निर्यात रहा है, और ये ऑप्शन याद रखिएगा, पेपर में आपके पक्का छपेगा। और इससे पहले आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, ब्रिक्स समिट 2022 आपका संपन्न हो चुका है, और इसकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप सबके बीच प्रोवाइड की है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूंगा मैं कल की क्लास में G7 समिट पर, जो अभी आपकी जर्मनी
में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक गेस्ट मेंबर के रूप में बुलाया गया। और भी कंट्री हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे G7 क्या है, जर्मनी में हो रहा है, कौन सा है, कौन सी इसकी वर्ष, कब इसकी स्थापना हुई, कब रसिया को बाहर किया गया, पहले क्या था, अब क्या है, बहुत सारी डिटेल है ना। तो कल की क्लासेस में आप ज़रूर ज्वाइन करिए, महत्वपूर्ण वीडियो में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि जो आपको ये जो बहुत सारे MCQ की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, और साथ ही साथ आज का ये सेशन कैसा था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।